जरा एक दृश्य की कल्पना करो। तुम अपने ही घर में रहते हो। घर तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है, कागजों में सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन हर महीने एक बाहर का आदमी आता है और तुम्हारी कमाई उठाकर ले जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, घर तुम्हारा है, बस पैसे हम मैनेज करेंगे। धीरे धीरे तुम उसी घर में रहते हुए मालिक नहीं रहते, टेनेंट बन जाते हो। ये कोई कहानी नहीं है, भारत के साथ ठीक यही हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी कंट्री ने नहीं किया, ये काम किया एक प्राइवेट कंपनी ने। अब कहानी को शुरुआत से समझते हैं। आज जब हम रसोई में मसाले रखते हैं तो वे बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन 400 साल पहले मसाले लग्जरी थे। काली मिर्च इतनी कीमती थी कि लोग उसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। यूरोप का खाना, यूरोप का स्वाद, यहाँ तक कि यूरोप की इकॉनमी, सब कुछ एशिया के मसालों पर निर्भर था। समस्या ये थी कि पूरे मसाले के व्यापार पर डच लोगों का कंट्रोल था। मतलब प्राइस वो तय करेंगे, सप्लाई वो तय करेंगे। ब्रिटिश व्यापारी सिर्फ बायर्स थे। इसे आज के एग्जाम्पल से समझो। मान लो पूरे देश का मोबाइल नेटवर्क सिर्फ एक कंपनी के पास हो। वो चाहे तो कॉल्स एक्सपेंसिव कर दे, डेटा स्लो कर दे, और तुम कुछ नहीं कर सकते। ब्रिटिश व्यापारियों को ठीक यही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो उन्होंने सोचा, अगर मार्केट हमारे हाथ में नहीं है तो हम पूरी सिस्टम अपने हाथ में ले लेते हैं। 1599 में लंदन के कुछ बेहद अमीर लोग एक कमरे में बैठे। वे राजा नहीं थे, वे सैनिक नहीं थे, वे बिजनेसमैन थे। लेकिन सोच राजाओं जैसी थी। उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ध्यान से समझो, ये आम कंपनी नहीं थी। आज की कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन ये कंपनी एक स्टेट की तरह काम करती थी। सरकार ने इस कंपनी को एक खास परमिशन दी, जैसे कहा गया रॉयल चार्टर। अब रॉयल चार्टर को बहुत आसान भाषा में समझते। रॉयल चार्टर का मतलब था, सरकार ने कहा तुम बिजनेस करो और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो अपने तरीके से हैंडल करना। बस यही एक परमिशन कंपनी को बहुत पावरफुल बना गई। इस एक कागज से कंपनी को ये राइट्स मिले, अपनी आर्मी रखने का, अपने रूल्स बनाने का, अपनी कोर्ट्स चलाने का। मतलब जो अधिकार आमतौर पर सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिए गए। अब जरा सोचो, अगर आज सरकार कह दे कि कोई प्राइवेट कंपनी पुलिस रख सकती है, जजेस रख सकती है और लॉज बना सकती है, डरावना लगेगा ना? 400 साल पहले यही हुआ था। अब इंडिया की तरफ चलते हैं। उस समय इंडिया पुअर नहीं था, इंडिया बहुत रिच था। दुनिया का लगभग 25% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में होता था। टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, क्राफ्ट्समैनशिप, पूरी दुनिया इंडिया से खरीदती थी। आज जैसे लोग कहते हैं चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वैसा ही इंडिया उस समय था। इसलिए इंडिया को वॉर से जीतना लगभग इम्पॉसिबल था। तो कंपनी ने स्ट्रैटेजी बदली। 1608 में कंपनी का जहाज सूरत पहुंचा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं। गिफ्ट्स दिए, परमिशन ली, धीरे धीरे फैक्ट्रीज खुलती गई। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो कोई आउटसाइडर तुम्हारी लोकेलिटी में दुकान खोलता है। शुरुआत में वो बहुत फ्रेंडली रहता है, डिस्काउंट देता है, सबको खुश रखता है। धीरे धीरे पूरा मार्केट उसी के हाथ में चला जाता है। कंपनी ने ठीक यही किया, लेकिन उनका असली टारगेट था बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल सबसे रिच रीजन था। फर्टाइल लैंड, हार्डवर्किंग फार्मर्स, हाई रेवेन्यू। अगर बंगाल हाथ में आ गया तो पूरा इंडिया अपने आप फॉलो करेगा। 1717 में कंपनी को एक स्पेशल फैसिलिटी मिली, दस्तक। अब दस्तक को एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हें हाईवे पर टोल नहीं देना पड़ता है, लेकिन बाकी सबको देना पड़ता है। अब तुम क्या करोगे? तुम दूसरों का सामान भी अपने नाम पर टोल फ्री ले जाने लगोगे। कंपनी ने ठीक यही किया। रिजल्ट साफ था, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, लोकल ट्रेडर्स बर्बाद हुए और कंपनी और रिच हो गई। अब आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1757 प्लासी। लेकिन ये नॉर्मल वॉर नहीं थी। ये ऐसा था जैसे किसी कंपनी के अंदर सीईओ को बाय कर लिया जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर से डील की। कहा, तुम लड़ाई मत करना, हम तुम्हें किंग बना देंगे। बारिश हुई, वेपन्स खराब हो गए, मीर जाफर पीछे हट गया और एक प्राइवेट कंपनी पूरा स्टेट जीत गई। अब कंपनी ने सबसे स्मार्ट काम किया। उन्होंने खुद किंग नहीं बने। क्यों? क्योंकि किंग बनने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उन्होंने पपेट रूलर बिठाया। पब्लिक एंगर किंग पर, मनी कंपनी के पास। आज की भाषा में कहें तो रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट। 1765 में कंपनी को मिला दीवानी राइट्स। अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे सिटी का मेयर सिर्फ नाम का है, लेकिन इनकम टैक्स कोई प्राइवेट कंपनी कलेक्ट कर रही है। यही था दीवानी राइट्स। अब लूट सिस्टम पूरी तरह रेडी था।
फार्मर टैक्स देता, उसी टैक्स से उसका प्रोड्यूस खरीदा जाता और वही प्रोड्यूस इंग्लैंड भेज दिया जाता। 1770 में बंगाल में सीवियर फेमिन पड़ा, लाखों लोग मर गए, लेकिन कंपनी ने टैक्स रिड्यूस नहीं किया, फूड एक्सपोर्ट रोकने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम प्रॉफिट के लिए बना था, ह्यूमंस के लिए नहीं। अब आता है सबसे डेंजरस रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे बहुत सिंपल समझो, अगर किसी किंग का मेल एयर नहीं है तो उसका स्टेट कंपनी का। बस, नो वॉर, नो वार्निंग। जैसे कोई लॉ कहे, ओनर नहीं रहा, प्रॉपर्टी हमारी। झांसी, अवध इसी तरह चले गए। धीरे धीरे पूरा इंडिया एक कंपनी के कंट्रोल में आ गया। 1857 के बाद कंपनी हटा दी गई, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। आज भी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसका काम सर्विस नहीं, कलेक्शन था। तो अगली बार जब कोई कहे कि वेस्ट सिर्फ इनोवेशन से आगे बढ़ा, तो याद रखना उस इनोवेशन का फ्यूल कहीं और से आया था। सवाल यह है, क्या आज की बिग कंपनीज भी वही कर रही हैं?